हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारे चैप्टर जो चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल के कह सकते हैं जो सम फंक्शंस हैं और जो ऑर्गेनल्स हैं उन वो क्या परफॉर्म करते हैं और उनका कैसा शेप और स्ट्रक्चर होता है, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, यानी कि एक सेल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वो क्या है और हम पढ़ेंगे उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैसे एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल के पास कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उस उन सभी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते थे, सेल ऑर्गेनल्स कहते थे। अब एक सेल कैसे ऑर्गेनाइज होती है, तो इसको कह सकते हैं आसानी से समझा गया कैसे, बाय द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, जो हमें कह सकते हैं जो छोटी छोटी चीजों को हमें जूम करके दिखाते हैं। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने क्या किया, सेल के स्ट्रक्चर को इजीली हमने देख लिया और उसको समझ लिया। तो क्या पाया गया कि कोई भी जो सेल होती है वो मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सा, फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर है न्यूक्लियस और क्या है साइटोप्लाज्म। इन 3 चीजों से कोई भी सेल जो होती है वो बनी हुई होती है, यानी कि ये तो हर एक सेल में हमें 100% मिलने वाले हैं। देखिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। शुरू करते हैं, क्या कह रहे हैं ये, this is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। यानी कि मान लिया कोई भी जो सेल है, ठीक है, तो इस सेल के सबसे बाहर वाली ये जो कवरिंग है और इसके अंदर जो भी इसके ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो इस सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को और इसके बाहर के एनवायरनमेंट को क्या करती है, डिफरेंशिएट कर सकती है, डिफरेंशिएट करती है। एक तरह से हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी बाउंड्री होती है अंदर वाले और बाहर वाले एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बच्चा, इस सेल में आने वाली जितनी भी चीजें जो इसके अंदर आती हैं और या फिर जितनी भी चीजें जो यहाँ से बाहर जाती हैं, यानी कि बाहर की चीजों को अंदर आने की परमिशन और अंदर की चीजों को बाहर जाने की परमिशन देना, एंट्री और एग्जिट, यानी कि ये जो एंट्री और एग्जिट है ना, जो भी मटेरियल्स हैं जिनको सेल के अंदर आना है बाहर जाना, उन सभी को कौन अलाउ करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी आया और उसको अंदर ले लिया और कुछ भी किसी का मन किया उसको बाहर जाने दिया, ऐसा नहीं होता। ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही क्या कर सकती है, करती है बाहर या फिर अंदर आने के लिए परमिट करती है, अलाउ करती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे जो कह सकते हैं ये जो सब्सटेंसेस है सेल के अंदर आते हैं या फिर कैसे सेल के बाहर जाते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज, यानी कि किसी भी सेल में जो होता है वो गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली क्या होती है, वही गैस की फॉर्मेशन होती रहती है, यानी कि हमें CO2 हमारी बॉडी में बनती रहती है। बाहर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेने से क्या होता है, जब उसका कंजम्पशन हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाती है और फिर CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, ये जो मूव करती है किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। देखो बच्चा, डिफ्यूजन जो है वो हम हमारे पहले वाले चैप्टर्स में, केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जो कि शायद हमारे फर्स्ट ही चैप्टर में आया था। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन क्या पढ़ा था हमने, कि हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे
कि गैसेस का एक दूसरे में कंप्लीटली एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए थे कि किचन में अगर हमारे खाना बना रही होती है मम्मी, तो हम अगर घर के किसी दूसरे रूम में बैठे हुए होते हैं तो हमें उसकी खुशबू आ जाती है, ठीक है? ऐसे ही दादी जी जब कह सकते हैं मंदिर में अगरबत्ती लगाती है तो उसकी महक जो होती है हमें बाकी घर के दूसरे हिस्सों में भी आ जाती है। तो ऐसा किसके कारण होता है? डिफ्यूजन के कारण ही होता है। ये हम पहले के चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन क्या होता है? एक तरह से स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है? कंटिन्यूअस, लगातार मूवमेंट होती है किसी सब्सटेंस की, ठीक है? और कहाँ से? रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी कि जब कोई चीज एक जगह पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है और किसी दूसरी जगह पर वो लो कंसंट्रेशन में है, तो उसका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में चले जाना, उस मूवमेंट को और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है? और ऐसा ही किसमें होता है? सेल्स में होता है, ठीक है? और इसी प्रोसेस के जरिए यानी कि डिफ्यूजन के जरिए ही वो क्या करते हैं? O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? अब कैसे होता है? मतलब ये एक्सचेंज जो होता है वो कैसे होता है? देखो, मान लिया हमने क्या किया, हमने इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते वक़्त क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक और उनमें प्रेज़ेंट सेल्स तक पहुँचाता है। जब सेल उस कह सकते हैं उस ऑक्सीजन का कंज़म्पशन करती है, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है भई? फिर वहाँ से CO2 प्रोड्यूस होती है। अब सेल ने क्या किया? मान लिया ये कोई सेल है, ठीक है? इसकी एनर्जी खत्म हो रही थी, बाहर से इसने क्या ले लिया? इसने ऑक्सीजन को ले लिया। अब ऑक्सीजन को इसने क्या किया? यूटिलाइज़ कर लिया। यूटिलाइज़ कर लिया तो यहाँ पर क्या बन गई? अब CO2 बन गई। अब यहाँ पर CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे ही CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और बाहर वाले रीजन में कम हो जाएगी, तो सेल क्या करेगी इसको? इस अपनी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए CO2 को बाहर भेज देगी, ठीक है? अब CO2 का मूवमेंट हो गया ना हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन में। ऐसे ही जब कह सकते हैं इसने पूरी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर लिया, तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई और बाहर ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, तो बाहर क्या था? ऑक्सीजन ज़्यादा थी, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ हो गई? हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से कहाँ चली गई? लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में चली गई, ठीक है? तो इसी तरह से क्या होता है CO2 और O2 का कह सकते हैं इनसाइड आउटसाइड जो है मूवमेंट वो सेल में चलती रहती है, ठीक है? समझ में आया आपको अच्छे से डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है सेल्स में? ठीक है। अब ऐसे ये तो हमने किसका पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जो सेल्स जो होती है वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसे कह सकते हैं गैसियस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? ये था गैसियस एक्सचेंज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि वाटर के केस में, यानी कि ये तो हमने कर लिया गैसियस एक्सचेंज। अब हम देखने जा रहे हैं लिक्विड का एक्सचेंज कैसा होता है, लिक्विड कैसे मूव करता है। तो जो वाटर जो होता है मेनली तो वाटर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो वाटर जो होता है वो भी क्या होता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है, ठीक है? अब देखो लेकिन जब वाटर की मूवमेंट होती है तो उसे हम डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है? और ये किसके ज़रिए होता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए, जो कि कैसी होती है बच्चा? सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ ही चीज़ों को अंदर-बाहर आने देती है, सिलेक्टिव होती है, ठीक है? सबको बाहर नहीं जाने देती और सबको अंदर नहीं आने देती, ठीक है? देखिए समझते हैं। अब जो वाटर की जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो भी वो किस पे इफेक्ट होती है? बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि वाटर में जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं उनसे इफेक्ट होती है। जैसे कि अब यहाँ पर भी क्या होगा? सेम ये क्या करते हैं वाटर का जो फंडा है वो भी क्या करता है? लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। मतलब ये भी कैसे होगा? ये भी सेम वैसे होगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से किधर होगा? लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? देखिए समझते हैं कैसे किस प्रकार होता है। फर्स्ट केस है हमारा क्या है कि कोई सेल है, ठीक है? इस तरह से समझेंगे हम इसे। मान लिया हमारे पास कोई सेल है, ये वाली, ये हमारी कोई सेल है, ठीक है?
अब सेल के केस में हम कह सकते हैं, क्या कह रहा है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर बाहर क्या है भाई, पानी की मात्रा काफी अच्छी खासी मात्रा है, बाहर पानी बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर पानी क्या है, कम है। तो अब यहाँ बाहर अगर पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, यानी कि ये वाला रीजन जो है, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और अंदर क्या है, लो है। तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, यानी कि ऑस्मोसिस जो होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, वो कहाँ होगा, हाई टू लो, यानी कि वाटर कहाँ जाएगा, बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाएगा। और जब पानी अंदर की तरफ जाएगा तो सेल हमारी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें ये मत सोचना कि पानी सिर्फ बाहर से अंदर ही जा रहा है। ठीक है, पानी अंदर से बाहर भी जा रहा है, समझना है इस बात को। यानी कि वाटर की जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन ज्यादा किधर हो रही है, ज्यादा उधर हो रही है जिधर पानी की कमी है, यानी कि हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वाटर पार्ट, जो मोलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट ज्यादा हो रही है। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी किशमिश भिगोकर खाई होगी घरों में। रात को जब हम किशमिश को भिगोते हैं तो वो क्या होती है, काफी ऐसी श्रिंक होती है। ठीक है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, सूखी होती है वो। जब उनको पानी में भिगो के छोड़ देते हैं, सुबह जब हम खाते हैं तो क्या होता है, वो बिल्कुल ऐसे फूली फूली होती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो ओस्मोसिस का एग्जाम्पल है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, उसके अंदर चले गए। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और वो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, वाटर की एंट्री से। अब यहाँ पर अगला पार्ट क्या है, कि अगर मान लो जो हमारा मीडियम है उसमें भी उतना ही वाटर कंसंट्रेशन है जितना कि सेल में है, तो उस केस में क्या होगा। देखो भाई, अगर हमारी जो सेल है और जो कह सकते हैं वाटर है, बाहर का जो मीडियम है, उसमें अगर सेम अमाउंट हुआ, यानी कि सेल के अंदर और बाहर सेम होता है वाटर की कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी ठीक है, बाहर भी क्या है, ठीक है, ठीक ठाक माहौल है दोनों तरफ, यानी कि ना तो इसको ज्यादा पानी की कमी है, ना ही इसके पास ज्यादा अधिकता है, दोनों का सेम सेम एनवायरनमेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट किसी भी तरफ नहीं होती। किसी भी तरफ नहीं होने का मतलब क्या है, जितना वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा उतना ही वाटर अंदर से बाहर की तरफ आ जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जहां पर कह सकते हैं वाटर की मूवमेंट एक लिए कह सकते हैं ना के बराबर होती है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसे केस में जो सेल है उसका साइज क्या रहता है, वही सेम रहेगा उसका, क्योंकि पानी जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो उससे उसके साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड केस हमारा क्या कहता है, कि अगर मान लो जो हमारा मीडियम है वहां पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की देन दी सेल की बजाय, यानी कि अब मीडियम में पानी कम है। ठीक है, और सेल के पास क्या है, सेल के पास तो भरा हुआ है, पानी भर भर के है, बहुत सारा पानी है। तो अब क्या हो गई भैया, अब अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई, और बाहर के एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो फॉलो क्या रूल क्या कहता है हमारा, कि कहाँ मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, हाई से लो रीजन की तरफ, यानी कि सेल के अंदर से कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जब सेल के अंदर से बाहर आ जाएंगे तो सेल हमारी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी कि सेल हमारी क्या कर देगी, वाटर को लूज कर देगी। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले क्या लिया था हमने, किशमिश ली थी, इस बार हम क्या करेंगे, अंगूर ले लेंगे। अंगूर कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे मोटा ताजा फूला हुआ होता है, पानी भर भर के होता है उसके पास। अब उसको क्या करते हैं हम, धूप में रख दे सुखाने के लिए, तो धूप में क्या है, वहां पर तो पानी है ही नहीं, और अंगूर के पास तो बहुत सारा पानी है। तो क्या हो जाएंगे बच्चा, वो सूख जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जो कह सकते हैं उनके अंदर का पानी क्या हो जाएगा, सूखता चले जाएगा, और पल्प जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किशमिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस केस में जो हमारी कह सकते हैं जो भी सेल होती है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक का मतलब क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं
सिकुड़ जाती है एक तरह से, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, वो कह सकते हैं डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है, जिसके अक्रॉस क्या होता है, जो लिक्विड पार्टिकल्स यानी कि जो वाटर होता है उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। आया समझ में अच्छे से? ये यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखे हैं, ये ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है। जैसे कि हम एग को क्या करते हैं, हम कच्चा अंडा लेकर आते हैं, फिर उसको कह सकते हैं कुछ देर के लिए पानी में रखते हैं और उबालते हैं। तो आप थोड़े टाइम के बाद क्या देखते हो, अंडा क्या हो जाता है, मतलब फूल जाता है, साइज में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है ये, unicellular organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis, यानी कि ज्यादातर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, या फिर कहेंगे ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो किसके जरिए करते हैं, वो ऑस्मोसिस के ही जरिए करते हैं। अब पेड़ों की जड़ें भी क्या होती हैं बच्चा, ऐसे कह सकते हैं जमीन में ऐसे फैली हुई होती हैं, ठीक है। और वो जड़ें क्या करती हैं, वो उस मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो वो कौन से फिनोमिना होता है, वो ऑस्मोसिस के जरिए ही कह सकते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब जो कह सकते हैं डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल, ठीक है। तो हमें पता है डिफ्यूजन बहुत जरूरी है लाइफ, सेल की लाइफ के लिए, क्योंकि यही इसी के जरिए क्या होता है, गैसेस और वाटर का एक्सचेंज होता है, और दोनों ही क्या है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy, ठीक है। तो इसके जरिए क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, एनर्जी को कह सकते हैं यूज करके, वो जो कि क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अब प्लाज्मा जो होता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कैसी होती है बच्चा, फ्लेक्सिबल होती है। और किससे बनी हुई होती है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, जिसका हम क्या कहते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स कहते हैं। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, तो वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे ऑब्जर्व किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके क्या फायदे हैं, तो उसका फायदा ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एनेबल्स करती है, यानी कि मतलब कह सकते हैं कैपेबल हो जाती है द सेल्स टू अनगल्फ इन फूड, यानी कि फूड को निगलने में कैपेबल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हम अमीबा की बात करते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अब उसके उस सराउंडिंग में जो कह सकते हैं जो आउटर कवरिंग है उसकी, जो कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो वो कैसे अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, कैसे अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो अपने शेप को चेंज नहीं कर पाएगा, तो फिर तो वो कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी का, ठीक है। तो यानी कि जिंदा रहने के लिए, जो ज्यादातर एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, फूड को एनगल्फ करने के लिए, या फिर कह सकते हैं जो भी मटेरियल्स हैं उनको अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करने के लिए, उनको अंदर लाने के लिए, बाहर छोड़ने के लिए। अब ये जो प्रोसेस है, यानी कि एनगल्फ द फूड, इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, खाने को निगलना एक तरह से, ठीक है। और अमीबा जो होता है इसी प्रोसेस के जरिए क्या करता है, अपने फूड को इनटेक करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। ठीक है बच्चा, ये था आपका कह सकते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, जिसमें हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, यानी कि गैसेस और जो लिक्विड यानी कि वाटर का एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आपको समझ में आया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, किससे बना होता है, कैसे इसमें कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।